हमारे यहाँ जब कुछ हम लोग गलती करते थे या कुछ बदमाशी करते थे तो हम लोगों को तंबीह जो होती थी वो उर्दू या फारसी की शेर से होती थी। तो हमको लगता था कि यही तरीका है दुनिया में कि अगर आप कोई गलत काम घर में करें तो आपको इकबाल या गालिब या मीर या सादी या उमर खयाम का कुछ पढ़ के सुनाया जाता है और उसी तरह आपकी तंबीह होती है। तो कान में ये सब चीज़ें बचपन में बहुत पढ़ी और बाद में जब बड़े हुए तो समझ में आया कि नहीं, हमारे घर में अनूठी बात होती थी और लोगों के यहाँ इस तरह से शेर पढ़ के उनको नहीं सुधारा जाता है। बट क्या होता है कि जो सबसे अच्छी ग्राउंडिंग होती है वो आपकी बचपन की होती है, जिस माहौल में आप बड़े होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका जो दिमाग होता है ना वो स्पंज की तरह होता है और आप बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बचपन में जो आप चीज़ें सुन रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जो आपकी कंडीशनिंग हो रही है वो बहुत दूर तक जाती है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, हमारे घर में भी अंग्रेज़ी पे ज़्यादा जोर था कि भाई अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ी पढ़ने से क्या होगा कि नौकरी मिलेगी, अंग्रेज़ी पढ़ने से क्या होगा कि और दरवाजे खुलेंगे। तो हम लोग भी अंग्रेज़ी पढ़ते थे और हाई स्कूल के बाद कुछ इतना हिंदी उर्दू इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अंग्रेज़ी लिटरेचर, अंग्रेज़ी अदब, अंग्रेज़ी पिक्चरें, अंग्रेज़ी पहनावा, ऐसा लगता था दिस इज़ कल्चरल इम्पीरियलिज्म। कि उन्होंने इतनी अपनी जो पैठ है इतनी गहरी बना दी है कि आज आपको जो युवा मिलता है यहाँ हिंदुस्तान में, वो किसी फॉरेन एयरपोर्ट पर उतरता है और मैकडॉनल्ड्स देखता है तो उसको घर सी फीलिंग आती है। तो ये दिस इज़ व्हाट कल्चरल इंपीरियलिज्म इज। तो ये हमारी भी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, लेकिन जब एक ज़माना ऐसा आया कि जब बैंक की नौकरी से बोझिल हो गया और ऐसा लगा कि नहीं, जीवन में कुछ और करना चाहिए माने खेज, तो नाटक की तरफ गए। और जब नाटक करना शुरू किया तो पहली चीज़ जो मुझे बहुत पहले समझ में आई कि अंग्रेज़ी नाटक करने में मुझे मज़ा नहीं आता था। हालांकि सब कुछ अंग्रेज़ी में पढ़ा, अंग्रेज़ी में काम किया, लेकिन somehow I used to feel very disconnected बिकॉज ज़्यादातर जो अंग्रेज़ी नाटक होते थे वो बाहर के होते थे, US राइटर है, ब्रिटिश राइटर है, तो वो नाटक अपने कल्चर, अपने ज़माने, अपने लोगों के लिए लिखे गए हैं। और वो नाटक जब आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं तो आपको ये लगता था कि भाई मैं तो ये किरदार नहीं हूँ, ना ही हमारे समाज की बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जॉन बनने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ रिचर्ड बनने की, बट आई एम नॉट जॉन, आई एम नॉट रिचर्ड। तो मुझे एक उसके अंदर जिसे कहते थे एक डिस्कनेक्ट लगता था। और जब मैं हिंदी नाटक करता था तो मैंने शुरू में नाटक करना शुरू किया तो भाई जॉन साहब थे, राजेंद्र नाथ साहब थे, M.K. रैना थे, हबीब तनवीर साहब थे, MS सत्तू साहब थे। तो मैं जब इन लोगों के साथ नाटक करता था तो मुझे बड़ा मजा आता था। आपके अंदर बहुत गहराई में जमी हुई है और जब वो आवाज़ें आपके कान पे दोबारा पड़ती हैं तो वो फिर एक तरह से खिल के बाहर आने लग जाती है। तो मुझे जो हिंदी ज़बान और उर्दू ज़बान में नाटक करने में जो मज़ा आया तो मैं धीरे धीरे उस तरफ जो है मायल होने लगा और मेरा काम जो है ज़्यादातर उन ज़बानों की तरफ और उस काम की तरफ चला गया। सॉरी, आपका सवाल क्या था? यही अक्सर होता है तो आदमी का सब वो होता है ना, तो वो बात हमारी कहानी जो खासकर जो पुराना ट्रेडिशन है वो बात से बात निकालने का होता है, कहानी के अंदर कहानी, कहानी दर कहानी, तो आदमी भूल जाता है कि धागा क्या था पहले। ये समझ में आया, सही, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। तो जब दोबारा नाटक करना शुरू किया और इस पर गौर किया कि ऐसा क्यों है कि मुझे हिंदी नाटक पसंद आ रहा है, ऐसा क्यों है कि मुझे उर्दू में काम करने में पसंद आ रहा है, तो समझ में आया कि जो बचपन में आवाज़ें कान में पड़ी थी उन आवाज़ों का ये फ़ायदा हुआ कि जब आप बड़े हुए और वो चीज़ें आपके कान में जब दोबारा पड़ने लगी तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आई। अफसोस कि हम बच्चे ना रहे कि हम वापस जाके उस जीवन को फिर अच्छे से जीते, लेकिन ये समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ अगर बच्चे हैं तो उनसे आप हिंदी में बात करिए, उनसे उर्दू में बात करिए। उनको आप ये ना समझिए कि अगर ध्रुपद का प्रोग्राम है या ख्याल का प्रोग्राम है या कोई हिंदी नाटक है या कोई ऐसी गोष्ठी है तो ये बच्चों की समझ में नहीं आएगी। नहीं, वो क्या उनके दिमाग में रह जाएगा वो नहीं मालूम है आपको, और जब वो आगे ज़िंदगी में जाएंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ सरकार और इम्पीरियल एम्पायर की खिदमत करें, और अफसोस कि हमने, हालांकि आज़ादी मिल गई और सब बदल गया, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ख़ास बदला नहीं है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि लोग BA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, लेकिन आप जब उनसे इंटरेक्ट करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि वो किसी चीज़ में सक्षम नहीं है, बहुत कम चीज़ों में सक्षम है। तो ये गलती उनकी नहीं, गलती जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है लोगों को, वो उसकी गलती है। और जिस तरह का माहौल है जहाँ पे आप हर वक्त एक दबाव बनाए हुए हैं कि आपको कुछ कमाना है, कुछ नौकरी करनी है, कुछ ये करना है, अगर आप
unless there is some net worth of yours, unless there is some monetary addition or monetary value that you are creating, then you are not worth it. तो हम जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर इतना असर नहीं, इतना गौर नहीं करते कि भाई कोई कला सीखे, कोई टैलेंट सीखे, कोई ज़बान सीखे, कोई स्किल सीखे। मुझे तो लगता है कि जो हमारी बेसिक स्कूलिंग है उसमें 2-4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि खाना बनाना ज़रूर सिखाना चाहिए। कोई बात नहीं, लाइट आजकल तो बहुत कुछ तिलिस्म हो रहा है, तो लाइट अगर बंद हो रही है, जगमगा रही है, तो आपको परेशान नहीं होनी चाहिए। ये हैरत की बात है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो खाना बनाने का सिखाना चाहिए। क्यों नहीं लड़कों को खाना बनाना सिखाया जाता है? खाना बनाने का हुनर आना चाहिए, गार्डनिंग का हुनर आना चाहिए, पेड़ों के बारे में पता होना चाहिए, खाद के बारे में पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक CPR और हेल्थ ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई कुछ एक्सीडेंट हो गया तो किस तरह से आप जो है उसको डील करें। तो ये मुझे लगता है कि ये सोशल जो पर्सनल स्किल्स हैं ये सिखाने चाहिए बच्चों को, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। सॉरी, ये जो लाइट हुई तो उस पर हम कहीं भटक गए बात से। तो अपने जो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इनहिबिशंस हैं, उनको निकालना पड़ेगा, सो दैट व्हेन यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग द डायलॉग you're not thinking about you're not self-conscious about yourself, you're not thinking about performance, you are so immersed in that role and in that moment and in that situation in the play as a character कि it should seem as the most obvious thing, as fate accompanying. It should seem like कि यही कहना था और यही कह सकता था किरदार। और उस प्रिपरेशन तक जाने के लिए एक्टर को इतनी तैयारी, इतना रियाज करना चाहिए कि when an actor starts speaking on stage or in front of the camera, it should not seem कि ये performance हो रही है। It should seem like जैसे रियल लाइफ में होता है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, they are not they playing themselves। तो अगर किसी से कुछ पूछा जाए तो वो सोचेगा नहीं कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो अपनी बात कहेगा। Similarly, the actor should do as a character। ये इन्होंने कुछ, क्योंकि बहुत स्टैटिक हो रहा है ना प्रोग्राम, कुछ कि जो 3 साल 4 साल NSD में रहा और जो एक्टर जो है वो खुद अपने आप सीखता है, इसे जस्ट लाइक पायलट ट्रेनिंग। तो पायलट ट्रेनिंग में क्या होता है कि द नंबर ऑफ आवर्स यू फ्लाई मेक्स यू क्वालिफाइज यू फॉर बीइंग अ पायलट। तो जब आप एक पायलट ट्रेनिंग के लिए स्कूल में जाते हैं तो आपको कुछ 150 घंटे या 200 घंटे या 300 घंटे आपको फ्लाई करना है हवाई जहाज को, जहां आपको एक कमर्शियल पायलट का या एक पायलट का लाइसेंस मिले। तो NSD जैसी जगह पे जब आप आते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो आपको 3 साल आप कुछ और कर ही नहीं रहे, आप दिन रात सोते जागते उठते बैठते नाटक की थ्योरी कर रहे हैं, नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाटक का रिहर्सल कर रहे हैं। सो यू आर एडिंग टू योर फ्लाइंग आवर्स। सो व्हेन यू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, you have accumulated far more flying hours than an actor who's struggling to be an actor by themselves. It's that eventually, the craft of acting is very subjective. It's not like mechanical engineering, or it's not like learning a software. कि भाई this is the manual and that you learn, and once you master this manual आप बन जाएंगे। Eventually, it is a subjective art form. तो जैसे कि लुई मैकनीस जो है बहुत बड़े आयरिश पोइट थे, और किसी ने उनसे पूछा एक बार कि ये बताइए कि पोइट बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो लुई मैकनीस ने कहा कि भाई अखबार पढ़े, मोहब्बत करे, मोहब्बत में जूता खाए, घूमे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखे, क्रिकेट खेले, बेसिकली आप भरपूर जीवन जिए, तभी आप एक शायर बन सकते हैं। तो एक्टर के लिए भी यही एक क्राइटेरिया है। I mean, in the sense that if you go to an institution or if you go to a place where you can do a workshop, you can learn some techniques, you can learn some theory, but eventually the workshop for you is the world itself। क्योंकि आप किरदार जो निभा रहे हैं वो दुनिया के किरदार है, वो दुनिया के लोग हैं। तो अगर आप दुनिया से ही, जिसे कहते हैं आपका तारुफ नहीं हुआ है, अगर आप एक बहुत महदूद लिमिटेड सर्कल में रहते हैं या आप लिमिटेड किस्म के लोगों को जानते हैं, आप दुनिया से अदब नहीं पढ़ते हैं, शायरी नहीं पढ़ते हैं, घूमते नहीं हैं, तरह तरह के मुख्तलिफ लोगों से नहीं मिलते हैं, तो आपके लिए फिर दुनिया समझना और उसकी किरदार प्ले करना कहाँ तक जायज़ होगा, या कितना आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। और शायद यही वजह, इंसान जब तक गम के थपेड़े नहीं खाता, या जब तक धोखा नहीं खाता, या जब तक जलील नहीं होता, या जब तक मुंह के बल गिरता नहीं है, तो उसकी बहुत सा उसका अहंकार जो है वो बहुत सी चीज़ें रोक के रखता है। लेकिन जब इंसान गिरता है, ठोकर खाता है, वल्नरेबल मोमेंट में जाता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो बहुत से उसके जो रास्ते हैं, जो दिमाग के जो उसके जो जिसे कहते हैं झरोके हैं, वो खुलने लग जाते हैं। एंड देन यू आर एबल टू एसिमुलेट दैट एंड यू ब्रिंग देम इनटू योर परफॉर्मेंसेस।
it does not mean that you have to live every experience in your life. वो बहुत मशहूर किस्सा है डस्टिन हॉफमैन का और लॉरेंस ओलिवियर का कि वो मेथड एक्टिंग कर रहे थे, तो लॉरेंस ओलिवियर उधर से घूमते हुए आए, उन्होंने ट्राई एक्टिंग और ये कह के चले गए। लेकिन ये है कि आपको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, इट काइंड ऑफ मेक्स यू open to your experiences, and it kind of makes you, it allows you to acquire more experience, जो आप अपने परफॉर्मेंस में ला सकते हैं, जो आप अपनी तजर्बे के अंदर ला सकते हैं। तो आई डोंट थिंक आई वुड से कि मुझे कभी ऐसा लगा। हाँ, जैसे स्पेसिफिक टैलेंट है, जैसे कभी कभी मुझे लगता है शायद मुझे गाना आता तो बहुत अच्छा होता, स्पेशली व्हेन देयर इज अ म्यूजिकल थिएटर, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आता, या आई विश I started with very text-based theatre. I wish I had done physical theatre also. तो वो कभी कभी वो limitations आपको feel होती हैं. But when it comes to the craft of acting, I don't think I ever felt कि नहीं ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि दुनिया है, सीखना है, जितना मैं पढ़ूंगा, जितना मैं interact करूंगा, जितना मैं देखूंगा, उतना मैं जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर लाता रहूंगा। तो ये आपको एहसास होता है कि सीखने को बहुत है, और ये एहसास नहीं होता कि काश अगर मैं वहाँ चला गया होता तो शायद मैं बेहतर एक्टर हो गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सेंटर में वो खुद है, और जैसे जैसे उसकी ज़रूरियात, उसके रिश्ते आगे आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी दुनिया एक्सपैंड करती जाती है। आप हैं, फिर इमीडिएट सर्कल में आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, महबूबा है, उसके बाद आपके दोस्त आ गए, साथ काम करने वाले आ गए, मुल्क के हालात आ गए, दुनिया के हालात आ गए, जुपिटर आ गया, सैटर्न आ गया, एंड यू कीप ऑन एक्सपैंडिंग द यूनिवर्स लाइक दैट। तो हर आदमी अपने भंवर में फंसा हुआ है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। तो ये एक्टर्स जो है सेल्फ ऑब्सेस करना बंद कर दें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने ही जिसे कहते हैं वो चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं। एंड रादर देन दिस इनवर्ड गेज, आप आउटवर्ड गेज रखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो आई थिंक एम्पैथी इज अ ग्रेट थिंग दैट एन एक्टर शुड हैव। The curiosity is another thing which an actor should have. जुस्तजू होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, और एक आपकी वसी नज़र होनी चाहिए, एक खुली नज़र होनी चाहिए। हिस्ट्री पे भी आपकी नज़र है, करंट इवेंट्स पे भी आपकी नज़र है, अदब पे भी आपकी नज़र है, शायरी पे भी आपकी नज़र है, खाना बनाने पे भी आपकी नज़र है, आर्किटेक्चर के ऊपर भी आपकी नज़र है। तो उससे क्या होता है कि एक होलसम व्यू होता है। और कभी कभी आपको लगता है कि इसका मेरी स्क्रिप्ट से क्या ताल्लुक है, लेकिन उसका ताल्लुक तब आता है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और सडनली आपके पास कोई स्क्रिप्ट आई और आपने वो पढ़ा, वो दुनिया आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आने लग जाती है अगर आपके पास ये बाकी मुताला होता है, ये बाकी तजर्बा होता है। अदरवाइज आप बड़े लिमिटेड उस पर फंस जाते हैं कि कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या है, तो कैरेक्टर क्यों ऐसे बोलेगा। नो, वी डोंट फंक्शन लाइक दैट। हम आम जिंदगी में बहुत सारे तासुरात हमारे ऊपर काम कर रहे होते हैं जब हम कोई भी फैसला ले रहे होते हैं या नहीं ले रहे होते हैं। तो unless you have an understanding of what all works, it's not just your personal motivation which is which is the trigger all the time. बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है, खौफ है दुनिया के अंदर, आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, तो वो कैसे आप वो एलिमेंट लाएंगे। खुशी है आपके अंदर, कोई चीज़ कहीं और हुई लेकिन आप खुश यहाँ पे हो रहे हैं। कोई आपको जैसे कहते हैं विरासत में कोई चीज़ मिली आ रही है, तो आप कोई धुन ज़्यादा अच्छी गा सकते हैं, शेर ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, कोई भाषा अच्छी बोल सकते हैं। ये विरासत क्यों आई है? क्योंकि 2000-3000 साल से आपसे पहले लोग ये करते आ रहे हैं और आपको दे दिया है। तो unless you do not have an understanding of that heritage, of that intangible culture, of the history that you are living, you cannot portray the characters of the world. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सेल्फ ऑब्सेशन छोड़ के जितनी अपनी नज़र बाहर की तरफ रखेंगे और वसी रखेंगे, उतना बेहतर आपके काम के लिए। और इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि भाई अगर ये करेंगे तो ये पुड़िया आप खा लीजिए तो कल आप कामयाब हो जाएंगे। हर आदमी की अपनी अलग जर्नी है, आपकी जर्नी अलग होगी, मेरी जर्नी अलग है। देयर इज नो गारंटी दैट यू फॉलो माय पाथ यू विल बी सक्सेसफुल। द ओनली गारंटी इज दैट यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ एंड स्टिक टू दैट पाथ, एंड देन परहैप्स देयर इज गारंटी यू माइट बिकम सक्सेसफुल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लेखक हैं, तो अगर आप एक अखबार में ओपिनियन कॉलम लिख रहे हैं और आप एक उपन्यास लिख रहे हैं और आप एक कविता लिख रहे हैं, यू कैन नॉट हैव द सेम अप्रोच। आप लेखक तीनों केस में हैं, यू आर अ राइटर इन ऑल द थ्री केसेस, बट द मीडियम थ्रू विच यू आर एक्सप्रेसिंग इट चेंजेस, एंड बिकॉज इट चेंजेस द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ विल आल्सो चेंज। यू कैन नॉट राइट थिंग्स इन ओपिनियन कॉलम जो आप नॉवल में लिख सकते हैं,
एंड यू कैन नॉट राइट थिंग्स इन नॉवल जो आप पोइट्री में लिख रहे हैं। तो उसी तरह एक्टिंग के साथ है कि जब आप स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं और जब आप कैमरा पे एक्टिंग कर रहे हैं तो वो दोनों में जो है अंतर आ जाता है। वो अंतर आता है कि द वे यू मैनिफेस्ट द एक्टिंग। स्टेज की एक्टिंग थोड़ा फिजिकल होती है इन द सेंस कि एक तो आपको ऑडियंस एक डायरेक्शन में बैठा हुआ है, सो यू हैव टू प्रोजेक्ट द एक्टिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा, देयर इज अ फिजिकल स्पेस, तो देयर इज अ डाइल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय द टाइम इट रीचेस द लास्ट बेंच, सो देयर हैज टू बी अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्शन इन इट। सो इन द सेंस इफ यू आर डूइंग, आपने देखा होगा जो ग्रैंड प्लेज होते हैं, जो स्पेक्टिकल होते हैं जिसमें बहुत सारा सेट है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, कुछ 2000 का ऑडिटोरियम है, तो आप उसमें ज़्यादा माइन्यूट परफॉर्मेंसेस नहीं पा रहे आपको मिलेगी। उसके अंदर आपको बहुत मोटी मोटी परफॉर्मेंस मिलेगी, आए डायलॉग बोल दिया, आपको कुछ इंटीमेट मोनोलॉग्स नहीं मिलेंगे। दैट इज बिकॉज दैट इज द वे द परफॉर्मेंस इज, बिकॉज इट इज इन सच अ ह्यूज सेटअप। अगर वहाँ पे एक एक्टर बैठ के स्टेज पे मोनोलॉग देने लग जाएगा तो वो पीछे 2000 आदमियों के पीछे जो बैठा है वहाँ पे वो खो जाएगा। So those spectacles have necessarily simple storylines, छोटे dialogues, lot of movements happening, lot of set changes happening, because that is the need of the medium. You will find monologues in a more intimate kind of a play, जहाँ पे भी जैसे सम्मुख जैसा play space है, जहाँ 100-150 लोग बैठे हैं, तो there is a certain nearness between the audience and the performer, so you can have a more crafted performance there. You can have a more monologue kind of a performance. दूसरा, ये सिनेमा एक्टिंग इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्टिंग। सिनेमा एक्टिंग के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कहानी किसके पर्सपेक्टिव से सुनाई जा रही है। कहानी राइटर और डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से सुनाई जा रही है। अब उस पर्सपेक्टिव में कोई प्रोटैगनिस्ट होगा, कोई एंटैगनिस्ट होगा। जो राइटर और डायरेक्टर आपको कहानी सुना रहा है वो किसको हीरो देख रहे हैं, वो किसको विलन देख रहे हैं, वो ये किसकी कहानी समझ रहे हैं। वो जिसकी कहानी समझ रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा कैमरा रहेगा। आप अगर सपोर्टिंग कास्ट हैं या आप अगर टर्शियरी कास्ट हैं तो यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू द स्टोरीज नैरेटिव, सो आपका इतना कैमरा नहीं रहेगा। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एडिट ऑफ द सिनेमा। एडिट कैसे होगा, कटेगा कैसे, कहाँ पे ये कैमरा मेरे ऊपर घूमेगा। अगर ये सीन चल रहा है मेरा और इस सीन के अंदर एक मेन एक्टर है, एक साइड एक्टर है, एक मैं बैठा हुआ हूँ, तो इस सीन के अंदर हाउ इज द नैरेटिव गोइंग टू मूव, कैसे डायरेक्टर घुमाएगा। So then you will be able to understand, if you understand the edit patterns, because you know from whose perspective the story is being told, then you will know which is your scene, which is your frame, and then you will act in that frame. दूसरा, you will have to understand between a long shot, a wide shot and a close-up. अब वाइड शॉट और क्लोजअप में यही फर्क है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप यहाँ सम्मुख के बाहर खड़े हैं और उधर लॉन की दूसरी तरफ 2-4 लोगों में कुछ वाद विवाद हो गया, तो आपने जब यहां से देखा तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या झगड़ा हो रहा है, लेकिन आपको फिजिकली नजर आ रहा है कि 2-4 लोग हाथापाई कर रहे हैं। दिस इज अ वाइड शॉट। दैट मीन्स व्हाट यू सी इज मोर फिजिकल इन दैट। फिर आप नजदीक गए लॉन क्रॉस करके, अब आपने लोगों के चेहरे देखे, आपने उनकी बातें सुनी, आपको समझ में आया कि झगड़ा हो क्या रहा है। दिस इज अ क्लोजअप। तो इन अ वाइड शॉट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि योर एक्टिंग हैज टू बी मोर फिजिकल, so that in a wide shot people are able to see what is it that you're doing with your body. But in a close-up your acting is more with your face. In fact, in a close-up you don't really need to act because camera reads everything. But these distinctions are very important. On a stage the acting is uniform because यहाँ पे wide shot, close-up सब एक साथ मिला हुआ है। आप बैठे हुए हैं, यहाँ कोई कट नहीं होगा, आप मुझे देख रहे हैं और यही ऐसे ही चलता रहेगा। तो I have to find a balance between a physical acting and an intense close-up acting, so that it's uniform for next 2 hours when I'm performing. But in camera acting, in the same scene, when I'm giving a wide shot, I'll perform differently, and when I'm giving a close-up, I'll perform differently. So ये distinctions जो हैं ये craft के, plus in cinema acting, continuity is very important, because continuity is dependent on edit. कहाँ पे scene काटा जाएगा, तो आप अगर आपका wide shot में हाथ ऐसे और यहाँ पे काटा जाएगा, तो close-up जब आपका लगे तो आपका हाथ ही नहीं होना चाहिए, otherwise वो shot बेकार हो जाएगा, एडिटर वो शॉट लगा नहीं पाएगा। तो in order to understand these things, it is important that you first understand what is the difference between the stage acting and the camera acting. The basic work on the character is same, but the implementation of it changes. कि स्टेज पे मुझे एक बैलेंस ढूंढना है between the close-up, which is intense personal or emotional acting, and physical acting, और कैमरा एक्टिंग में I have to kind of
जिसे कहते हैं recalibrate my acting depending on what shot is being taken, where am I। अच्छा, दूसरा बात ये कैमरा एक्टिंग में फिल्म लीनियरली शूट नहीं होती कि पहले सीन से आखिरी सीन तक, वो प्रोडक्शन के हिसाब से शूट होती है कि अच्छा भाई आज ये लोकेशन मिल गई तो 10वां सीन यहाँ शूट कर लो, फिर कल वो लोकेशन मिल गई तो 37वां सीन वहाँ शूट कर लो। तो यू आर नॉट एज एन एक्टर परफॉर्मिंग इन अ लीनियर वे। किसी दिन आपको कोई और सीन करना है, किसी दिन कोई और सीन करना है, एंड सब आउट ऑफ टर्न है। तो यू इन योर हेड नीड्स टू हैव दिस वेरी क्लियर ग्राफ एज एन एक्टर इन सिनेमा एक्टिंग, बिकॉज स्टेज में आप एक बार घुसे तो प्ले लीनियरली चल रहा है, तो आप कैलिब्रेट कर सकते हैं कि भाई शुरू में आके मैं ऐसे हूँ, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और एंड में मैं थक जाऊंगा। बट आप पहले दिन पहुंचे और पहले दिन फटने वाला सीन है, फिर आप दूसरे दिन पहुंचे तो कोई और सीन लग गया जिसमें आपको हंसी बहुत मजाक करना है। तो unless you are not clear in your head as to what is the arc and how do I calibrate myself, आप फंस सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है इनका एहतियात आपको बरतना पड़ेगा जब आप सिनेमा एक्टिंग कर रहे हैं। अंतर है, देखिए सिनेमा और जो वेब सीरीज है OTT पे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वन इज अ शॉर्ट फॉर्मेट, वन इज अ लॉन्ग फॉर्मेट। तो जैसे आप अगर एक फिल्म देख रहे हैं तो इट्स लाइक अ शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कहानी है जिसको आपने फिल्म बना दिया। एंड जो वेब सीरीज है इट्स मोर लाइक एन उपन्यास। तो उसमें जो है जो किरदार ज़्यादा होते हैं, किरदार के हर किरदार में सिनेमा में आपको बस 1 2 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं जिनका आर्क चल रहा है, लेकिन वेब सीरीज में 7 8 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उनके आर्क चल रहे हैं और कहानी ज़्यादा पेचीदा होती है और प्लस एपिसोडिक होती है। तो आपको ना सिर्फ एक आर्क पूरा कहानी का होना चाहिए, एक आर्क पूरा एपिसोड का भी होना चाहिए। तो इन द सेंस कि द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ स्टोरी टेलिंग दे इंक्रीज व्हेन यू डू अ वेब सीरीज इन कंपैरिजन टू व्हेन यू डू सिनेमा। दूसरा ये है कि द फ्रेमिंग आल्सो चेंजेस, क्योंकि OTT आप कहाँ देख रहे हैं, आप फोन पे देख रहे हैं, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो यू वुड सी दैट इन OTT इन वेब सीरीज देयर आर मोर क्लोजअप्स, चेहरे आपको वाइड शॉट्स इतने नहीं दिखेंगे, पैनोरामिक व्यू आपको इतने नहीं दिखेंगे। सिनेमा में आपको दिखेंगे क्योंकि सिनेमा बनता था बड़े स्क्रीन के लिए, तो उस पर आपको पैनोरामिक बड़े बड़े शॉट्स नजर आते थे, वाइड शॉट्स नजर आते थे। You would find not that much in OTT because it's being consumed on a phone। तो आप उसमें पैनोरामिक शॉट दिखाएंगे तो बहुत छोटी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब थोड़ा फ्रेमिंग का अंतर हो जाता है उसके अंदर, थोड़ा एडिटिंग का अंतर हो जाता है, बट बेसिक सिनेमा मेकिंग तो वही है, चाहे आप फिल्म बनाए चाहे OTT बनाए। ये जिम्मेदार शौहर भी हैं, हम किसी के भाई भी हैं, किसी के दोस्त भी हैं, कहीं दफ्तर में मुलाजिम भी हैं, कहीं भी बॉस भी हैं। तो आप अलग अलग टोपी हर वक्त सोचते नहीं रहते कि नहीं इस वक्त मैं बेटा बनाऊंगा, इस वक्त मैं दोस्त हूँ, इस वक्त मैं शौहर हूँ। वी लिव ऑल दिस। नहीं, पर क्या वाकई में आप डायरेक्टर मतलब डायरेक्शन करना चाहते हैं? आई डोंट प्ले, आई डायरेक्ट प्लेस, आई डोंट क्रिएट। क्योंकि हम कैमरा और उसकी टेक्निक की बात कर रहे हैं। when we come to the bridge we'll cross it। ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। हाँ, अगर कल कोई देखिए, it's what is important is not that you want to be a director। Why do you want to be a director? That is the question one must ask. I want to be a director because I want to tell a story, and I want to tell a story because I think if I tell my story in the film medium it will be best। है ना? जिस दिन मुझे कोई कहानी ऐसी मिलेगी जो मुझे लगेगा कि फिल्म का माध्यम उसके लिए सबसे बेहतरीन है, I'll become a director। But to say I want to become a director is a very vacuous statement, बहुत खाली statement। इसका क्या मतलब है? आप it's almost like saying कि मैं famous बनना चाहता हूँ, इसका कोई तुक नहीं है ना। आप डायरेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आप डायरेक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि भाई मेरे पास एक कहानी है और ये कहानी बेस्ट फिल्म माध्यम में सुनाई जाएगी। अब तक जो मुझे कहानियां मिल रही हैं, आई थिंक थिएटर माध्यम जो है वो उसके लिए बेस्ट है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। पर उस माध्यम की समझ होना भी जरूरी है जो आप कर दे रही हैं।